आर प्रिपेयर्डनेस टू मीट डिज़ास्टर्स। देखिए, हम लोग एक बहुत ही फ्रजाइल एरिया में रहते हैं। फ्रजाइल, इट्स अ सीस्मिक जोन 5, और एवरी डे कोई ना कोई मैसेज आता रहता है कि सुमात्रा में ये इतना एक अर्थक्वेक हो गया, ये हो गया। और सबको अभी भी मुझे पक्का ऊपर वाले पे विश्वास है कि कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आएगी, लेकिन हमें तैयार रहना है। तो आते ही मेरा पहला जो कदम था कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को मैंने चेक किया था, और फिर एक मेजर एक्सरसाइज की थी। आप लोगों को मालूम होगा, लास्ट ईयर जब दो साइक्लोन आए थे, फैलन और लहर, तो हमारा रिस्पांस ठीक रहा था। और यही कोशिश रहेगी कि हम अगर कोई विपदा आती है तो उसके लिए पूरे तैयार रहें, और जान और माल की जो हानि है वो कम से कम होनी चाहिए। आई थिंक दीज आर द 3 मेन चैलेंजेस आई फील। सर, अनएम्प्लॉयड की बात कर रहे थे, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है? आपने कहा चैलेंज है आपके लिए, कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, स्ट्रैटेजी तो ये है कि कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले इम्प्रूव करना होगा। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। दूसरा, हमको कुछ स्कीम्स ऐसी लानी पड़ेंगी, ख़ास तौर से टूरिज़्म में और फिशरीज़ में। इन दो चीज़ों में बहुत यहाँ पर। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ है हनी प्रोडक्शन। मेरे को लोग कहते हैं, बताते हैं कि जो अंडमान में हनी, शहद होता है, वो बहुत ही बेहतर होता है। और यहाँ पर जो छोटे किसान और छोटे लोग उसको छोटी छोटी जगह पर हनी प्रोड्यूस करते हैं, उनको कितना पैसा मिलता होगा? 80 रुपये kg। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था इसी चीज़ को अगर हम डेवलप करें तो उनको 4-5 गुना उसका मुआवजा मिल सकता है। तो मैंने इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि भाई 2-3 लोग हैं जो देश के अंदर इसको काफ़ी करते हैं, तो उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए यहाँ पर कुछ हनी बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करें। इस तरीके से टूरिज़्म के अंदर काफ़ी हद तक हमारे लोकल्स उसके अंदर एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा, और उसके लिए भी कई फ्रंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। और टूर ऑपरेटर्स के साथ 6 अगस्त को मैंने एक मीटिंग रखी है। अभी उनसे जो इनिशियल मीटिंग हुई थी, मुझे अचंभा हुआ कि उसमें इतने बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स, उनमें खाली एक अंडमान आया हुआ है। आजकल ज़्यादातर लोग टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आते हैं। और बोथ पब्लिसिटी इन दी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी होप दैट अभी तकरीबन हमारे पास 2.5 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो कोशिश होगी कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया एक अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से फ़िशरीज़ में आपको मालूम है कि इंडिया की तकरीबन 25 से 30% जो फिशिंग पोटेंशियल है वो अंडमान में, अंडमान उसके चारों तरफ है, लेकिन हम उसका एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट करना होगा। तो ये एक दरिया है जिससे हम आगे जा सकते हैं। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप हमेशा बात करते रहते हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि आइलैंडर्स में इसमें बैलेंस नहीं है कहीं पे? ये खाली आइलैंडर्स की बात नहीं है, हमारे पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहिए या एक इथोस है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स लिखे हुए हैं, बट वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। क्योंकि हम एक यंग डेमोक्रेसी थे, तो राइट्स के ऊपर बहुत जोर आया है। इनफैक्ट देयर इज़ अ एनहांस्ड फोकस ऑन राइट्स। सब लोग अपने राइट के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिटीज़न को मालूम होना चाहिए कि उसका क्या क्या राइट है और गवर्नमेंट का क्या क्या दायित्व है उसकी तरफ। लेकिन साथ साथ एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी सोसाइटी की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके स्टेट या यूटी की तरफ, यहाँ पर अंडमान निकोबार की तरफ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेशन की तरफ। तो जब तक दोनों का अगर बैलेंस होगा, तब देश सही माने में बहुत तरक्की करेगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल जो रोज़मर्रा का है। देखिए, मैं कई बार यहाँ पर ये अपने ओल्ड एज होम वगैरह में जाता हूँ, कई लोग मिलते हैं मेरे को। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रखा है। बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही उनकी। कई माँ हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ देती हैं। गवर्नमेंट का काम ठीक है, हम लोग करते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, देखिए, जो भी अंडमान में आता है वो हमेशा तारीफ़ करता है कि कितना सुंदर साफ़ सुथरा यूटी है, कितनी अच्छी जगह है। लेकिन जब भी मैं वॉक के लिए जाता हूँ, आप देखिए कितना कचरा। आप जाइए लो टाइड के अंदर देख लीजिए, मरीना के पास देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो ये कहाँ से आता है? हम ही लोग फेंकते हैं ना। तो मेरे ख्याल में
everybody is a stakeholder in the well-being of Andaman Nicobar, and that is why I raised this issue of rights and responsibilities. एक और इशू आप हमेशा उठाते हैं, वो है सब्सिडी कल्चर। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस से इसके ऊपर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब्सिडी कल्चर यहाँ के लिए पीछे की पुल कर रहा है अंडमान? देखिए, इसको भी मतलब कोई सरल आंसर नहीं है इसका। क्यों सब्सिडी है अंडमान निकोबार में? पूरे देश से सबसे ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में जी। किस लिए है? वो इसलिए है कि एक बहुत ही चैलेंज, यहाँ का जो लोकेशन है, हमारा जो माहौल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और जो लोग यहाँ पर रहने आए थे बहुत कठिनाइयों से, आजकल आपको सब फैसिलिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन जब लोग आए थे तो यहाँ पर कितना चैलेंज था। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको काफ़ी इंसेंटिव दिए गए। वो इंसेंटिव आप उसे सब्सिडी कल्चर बोलिए या कुछ बोलिए। दूसरा है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, काफ़ी हद तक जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है रोज़मर्रा की या अपने जीवन के अंदर, वो मेनलैंड से आती है। अगर मेनलैंड पे आप कॉस्ट लगा के दे दें तो यहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके ऊपर एक सब्सिडी है। मेरा कहना ये है, मैं सब्सिडी कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जो ज़रूरी है वो सब्सिडी होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो मेनलैंड से चीज़ें यहाँ आती हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही भावना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन एक लिमिट है जो हम इस सब्सिडी को दे सकते हैं, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको सब्सिडी से निकालना पड़ेगा। अगर हम इसी कल्चर को चलाते रहेंगे तो उससे दो चीज़ होती हैं, एक तो आपके डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं बचेंगे, वो मैंने बताया है, और दूसरा ये है कि एक स्पिरिट ऑफ फ्री एंटरप्राइज नहीं मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक आध अखबार में चर्चा भी सुनी होगी कि हम लोग जो पेंशन देते हैं, ओल्ड एज वुमेन पेंशन, डेस्टिट्यूट पेंशन, हैंडीकैप लोगों को पेंशन देते हैं, तकरीबन 19-20 हज़ार लोगों को देते हैं, 2,000 रुपया महीना। आवाज़ उठी थी कि इसको बढ़ाया जाए। मैंने उसका जब मुआयना किया और पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि 2013 के अंदर अप्रैल महीने के अंदर इसको बढ़ा के हमने 1,000 से 2,000 कर दिया। तो अभी एक साल में कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरा, जब मैंने दूसरे स्टेट्स का पता किया कि उनको कितना देते हैं, कोई भी सब स्टेट्स 400 और 800-900 रुपये के बीच में देते हैं। और हम तो अपना रेवेन्यू भी नहीं खुद करते हैं, हमारा बल्क ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेंटर। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ को एक बैलेंस में रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्षमता है तो हम ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसको बैलेंस, ये मेरा कहने का मुद्दा है। और देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मेरे लिए सबसे आसान काम है कि जो भी चीज़ मुझे पॉपुलर बनाती है वो मैं कर दूँ, लेकिन फिर मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग माई जॉब, आई डोंट थिंक आई विल बी ट्रू टू द पीपल ऑफ द आइलैंड्स, आई डोंट थिंक आई विल बी ट्रू टू द फ्यूचर ऑफ दिस आइलैंड। इसलिए मैं कई बार ऐसी चीज़ बोल देता हूँ जो सब लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन दिल बिल्कुल साफ़ है और अंडमान की अच्छाई के लिए ही बोलता हूँ। आपने 1 साल पूरा किया है अपने ऑफिस में, और इस मौके पर आप द्वीपवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके ज़रिए इस 1 साल पूरा होने पर मैं सबसे पहले हमारे आइलैंड के सब नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपके बीच में रहकर और कार्य करने का मुझे मौका मिल रहा है। आई स्टैंड एब्सोल्युटली हम्बल्ड टू बी हियर एज योर लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड आई कैन अश्योर यू, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। आई विल डू माई बेस्ट टू सर्व यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। अगर उसमें कोई गलती होती है तो मैं सुझाव के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी ऊपर वाले से, और कोशिश भी यही रहेगी कि वी विल डू द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ अंडमान, so that Andaman becomes the most prosperous and the most, let's say, renowned part of our country. I also want to take this opportunity, मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो हमेशा अंडमान के लिए सोचते रहते हैं और हमारे साथ मिल के काम करते रहते हैं। I want to thank all the political parties. I want to thank the administration, especially those lower level officers and officials to whom I have not been able to reach out, but who are actually doing a large amount of the work. I want to thank the media for their support and for their very honest criticism, which shows us the way more often than not.
And lastly, I want to thank the people of Andaman Nicobar Islands. I will just end by saying, निकले थे अकेले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बन गया. थैंक यू. जय हिंद. धन्यवाद. सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो हम बात कर रहे थे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह से, जिन्होंने